हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके साथ चर्चा करने के लिए जुड़ रहे हैं और हमारा विषय होगा भूमंडलीकृत विश्व का बनना। क्लास 10th का एक बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण है कि किस प्रकार भूमंडलीकृत विश्व बना और ग्लोबलाइजेशन का पूरे संसार की अर्थव्यवस्था के ऊपर, फिर हम भारत की अर्थव्यवस्था के ऊपर प्रभाव देखेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि भूमंडलीकरण किसको कहते हैं या वैश्वीकरण। भूमंडलीकरण या इसको हम कहें वैश्वीकरण। वैश्वीकरण है क्या? इसके अंतर्गत विश्व अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा, विश्व अर्थव्यवस्था पर प्रभावों की चर्चा करेंगे। तो भूमंडलीकृत विश्व का बनना जो चैप्टर है, इसमें हम वैश्वीकरण को समझते हैं। ऐसा है कि पृथ्वी के जो तमाम देश हैं, इन देशों के बीच आज व्यापारिक राजनीतिक जो संबंध हैं, पहले इस प्रकार की स्थिति नहीं थी। 17वीं 18वीं शताब्दी से पहले देशों के बीच आवागमन इतने ज़्यादा नहीं थे, व्यापार का विकास नहीं था। क्यों? क्योंकि यातायात के साधन नहीं थे, भौगोलिक ज्ञान हमारा इतना बृहद नहीं था। दुनिया के कई ऐसे महाद्वीपों की खोज बाद में हुई। 15वीं शताब्दी में जब कोलंबस का नाम सुना होगा आपने, वास्को डी गामा का नाम सुना होगा, इन खोजी यात्रियों ने नए महाद्वीपों की खोज की और इसके बाद उन महाद्वीपों तक लोगों का पहुंचना, आना जाना, ये सब आधुनिक विश्व की देन है। उसके पहले जिन महाद्वीपों के साथ हमारा संबंध था, वो महाद्वीप एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ये 3 महाद्वीप आपस में चूंकि स्थल से जुड़े हुए हैं, तो इन 3 महाद्वीपों में लोगों का आवागमन होता था। कई बार यात्राएं व्यापार करने के उद्देश्य से होती थी, धार्मिक यात्राएं होती थी, या कुछ लोग किसी स्थान पर शासकों आदि के अत्याचारों से ऊब करके दूसरे स्थानों की ओर पलायन कर जाते थे। तो इस तरह व्यापार के लिए, आतताइयों से बचने के लिए धार्मिक यात्राएं, इस प्रकार की यात्राएं मनुष्य किया करते थे। लेकिन वो यात्राएं कम दूर की होती थी। कुछ एक ऐसे यात्री हुए जैसे मार्को पोलो, इब्न बतूता, ये विश्व के ऐसे यात्री थे। फाहियान, ह्वेनसांग, ये ऐसे यात्री थे जिन्होंने संसार के दूसरे देशों की यात्राएं की। फाहियान ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी में भारत आया, ह्वेनसांग आया, इब्न बतूता पहुंचा, मार्को पोलो वेनिस का यात्री था, चीन तक पहुंचा। तो ये ऐसे यात्री प्रायः खोज करने के लिए या धार्मिक उद्देश्य से, या कुछ ऐसे यात्री व्यापार करने आदि के उद्देश्य से जाया करते थे। और इनके आने जाने से देशों के बीच जो मार्ग थे, रास्तों की खोज हुई, मार्गों की खोज हुई। ऐसे मार्ग खोजे गए। इसमें एक प्रसिद्ध मार्ग रेशम मार्ग का नाम सुना होगा, या सिल्क रूट। सिल्क रूट जो यूरोप से टर्की होते हुए, ईरान होते हुए, मध्य एशिया से होते हुए चीन तक जाता था। ये एक ऐसा रास्ता था जिस रास्ते से मध्य एशिया से रेशमी वस्त्र, चीनी पॉटरीज, मसाले, ये सारा सामान इस मार्ग से यूरोप तक पहुंचता था। भारत सहित विभिन्न एशियाई देशों से ये सारी सामग्री, मसाले आदि, रेशमी वस्त्र, सूती वस्त्र, चीनी पॉटरीज, ये सब यूरोप तक पहुंचती थी। और ज़्यादातर इसमें रेशमी वस्त्र जाते थे, सिल्क, इसलिए इसका नाम ही पड़ गया सिल्क रूट या रेशम मार्ग। ठीक,
मार्को पोलो इसी रास्ते पर गया था और इसके बाद यूरोप के लोगों ने, अरब के लोगों ने इस रास्ते से व्यापार करना चालू कर दिया। बहुत सा सामान आने जाने लगा। धीरे धीरे इस प्रकार ये देश व्यापारिक संपर्क में आए और जब कोलंबस और वास्को डी गामा के द्वारा नई दुनिया की खोज कर दी गई, कोलंबस ने आज के जिसको हम अमेरिका कहते हैं, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, कैरेबियन द्वीप समूह, कैरेबियन द्वीप, इनकी खोज कर दी। कोलंबस ने कब खोज की थी? 1494 और वास्को डी गामा ने भारत तक पहुंचने के लिए जलमार्ग की खोज की 1498। तो वास्को डी गामा की खोज अफ्रीका का चक्कर लगा करके, अफ्रीका को घूम करके भारत तक पहुंचने का, भारत तक जलमार्ग, इसकी खोज की। तो इन यात्रियों ने जब उत्तरी अमेरिका की एक नए महाद्वीप के रूप में खोज कर दी, भारत तक पहुंचने के लिए जलमार्ग की खोज कर दी, तो लोगों का और भी आवागमन तेज हो गया, रास्ते की खोज हो गई। तो इस प्रकार दुनिया के देश एक दूसरे के संपर्क में आए। तो देशों के बीच, संसार के देशों के बीच जो व्यापारिक संबंधों का विकास हुआ, देश एक दूसरे के समीप आए, इसको कहते हैं भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण। देशों की अर्थव्यवस्था का एक दूसरे से जुड़ना भूमंडलीकरण के नाम से जानते हैं। ओके, अब जब भूमंडलीकरण के प्रक्रिया तेज हो गई, जितना व्यापार का विकास हुआ, लोगों का आवागमन हुआ, राजनयिक संबंध मजबूत हुए, वैसे वैसे विश्व व्यवस्था का भी विकास हुआ तेजी से। जिन देशों के पास कोई सामग्री नहीं थी, उन देशों से सामग्री दूसरे देशों तक पहुंचने लगी। वैश्वीकरण के फलस्वरूप मनुष्यों का आवागमन, तो हुआ ही, साथ ही साथ बहुत से खाने पीने की चीजें, खाद्यान्न, इनका भी एक्सचेंज हुआ, इनका भी विनिमय हुआ। खाद्यान्न के साथ साथ ऐसी बहुत सी बीमारियां, इनका भी आदान प्रदान हुआ। अभी आज हम अंडर कोविड-19 के साये में जी रहे हैं। कोविड-19 कहाँ से आया? कोविड-19 चीन से निकला और भारत सहित संसार के सभी देशों में फैल गया। 2020 का सबसे भयावह समय। अगर आज ग्लोबलाइजेशन नहीं होता तो संभवतः इतना तेजी से इसका विकास नहीं होता। तो वैश्वीकरण से जहां मनुष्यों का आवागमन हुआ, खाद्यान्न एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचे, व्यापार का विकास हुआ, वहां साथ साथ कुछ ऐसी बुराइयां भी उसके साथ पहुंची। तो ऐसी बीमारियां जैसे आज के समय में कोविड-19 है, पहले प्लेग, चेचक, इस प्रकार की बीमारियां थी जो विश्व में मानवता के नाश के लिए बहुत बड़ी भयावह बीमारी के रूप में सिद्ध हुई। तो ग्लोबलाइजेशन की वजह से खाद्यान्न के साथ साथ बीमारियां, रीति रिवाज, परंपराएं, वस्त्रादि, इनका भी आदान प्रदान हुआ। व्यापार आर्थिक क्रिया है। ये सब चीजें सांस्कृतिक क्षेत्र में आएंगी। आर्थिक क्रिया वैश्वीकरण के फलस्वरूप कौन सी आर्थिक क्रियाओं का विनिमय हुआ? एक तो व्यापार का विकास हुआ, श्रम का आवागमन हुआ, पूंजी का आवागमन हुआ। पूंजी, अर्थशास्त्रियों ने बताया कि वैश्वीकरण के कारण 3 आर्थिक गतियां हुई, 3 आर्थिक प्रवाह। वैश्वीकरण के कारण 3 आर्थिक प्रवाह
कौन से थे? पहला आर्थिक प्रवाह व्यापार। जब दुनिया के देश एक दूसरे के संपर्क में आए तो व्यापार का विकास हुआ। एक देश से दूसरे देश के बीच व्यापारिक विकास। श्रम, जिन देशों में श्रम की कमी थी दूसरे देशों से श्रमिकों का आवागमन हुआ। पूंजी, व्यापार के लिए, उद्योग धंधों के लिए एक देश से दूसरे देश पूंजी का आवागमन हुआ। तो ये तीन आर्थिक क्रियाएं वैश्वीकरण के कारण हुई, जो अर्थव्यवस्था के विकास में, वैश्विक अर्थव्यवस्था जो विकसित हुई उसके विकास में इन तीनों का योगदान था। ओके, अब बहुत से ऐसे खाद्यान्न, मैं बात कर रहा था कि बहुत से ऐसे खाद्यान्न वैश्वीकरण के कारण पहुँचे। भारत में आज हम विभिन्न प्रकार के ऐसे खाद्यान्नों का उपयोग करते हैं जो हमारे देश की उपज नहीं है। जैसे आलू हम बहुत खाने में प्रयोग करते हैं, शकरकंद का प्रयोग करते हैं, सोयाबीन का प्रयोग करते हैं, पपीता है, मिर्च है, अनानास है, टमाटर है। ये सारी चीज़ें भारत में नहीं थी। इन चीज़ों का आवागमन कहाँ से हुआ? ये चीज़ें अमेरिका से यूरोप और यूरोप से एशियाई देशों तक पहुँची। तो बहुत सी ऐसी खाद्यान्न संबंधी जो उपज थी उनका भी वैश्वीकरण के कारण एक देश से दूसरे देश को आवागमन हुआ। जो यात्री आते थे ये अपने साथ विभिन्न प्रकार के फसलों के बीज ले जाते थे, बहुत सा वैज्ञानिक ज्ञान भी अपने साथ ले जाते थे, साहित्यिक ज्ञान ले जाते थे, यहाँ के रीति रिवाज, यहाँ की परंपराएं, यहाँ के वस्त्र दूसरे देशों तक पहुँचे और दूसरे देशों से हमारे देश तक आए। तो ये कल्चरल एक्सचेंज के साथ साथ जो व्यापारिक विकास था ये दोनों साथ साथ होता रहा। धार्मिक स्थानांतरण, धर्म का विकास। यूरोप से ईसाई धर्म संसार के दूसरे देशों तक पहुंचा। ऐसे ईसाई धर्म प्रचारक अफ्रीकी देशों में, अमेरिकी देशों में, एशियाई देशों में गए और उन्होंने अपने धर्म का प्रचार प्रसार किया। जो ये सिल्क रूट था, इस सिल्क रूट के सहारे एशियाई देशों तक ईसाई धर्म भी पहुंचा और अरब से निकल करके इस्लाम का भी विकास एशिया के दूसरे देशों तक पहुंचा। तो वैश्वीकरण के फलस्वरूप धार्मिक विकास भी तेजी से हुआ। ऐसे धर्म प्रचारक संसार के दूसरे देशों में गए और उन्होंने अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना चालू किया। तो अर्थव्यवस्था के साथ साथ सांस्कृतिक क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में, इन क्षेत्रों में भी वैश्वीकरण का प्रभाव देखने को मिला। अब सामाजिक जो रीति रिवाज थे, सामाजिक जो स्थिति थी, उसमें क्या परिवर्तन आया? सामाजिक और धार्मिक। वैश्वीकरण के फलस्वरूप सामाजिक व धार्मिक क्षेत्र में क्या परिवर्तन आए? जब व्यापार का विकास हुआ तो संसार के कुछ ऐसे देश जो शक्तिशाली थे उन्होंने दूसरे देशों पर जा करके व्यापार करना चालू किया और उन्होंने दूसरे देशों की कमजोरी का फायदा उठा करके उन देशों पर अपना साम्राज्य भी स्थापित किया। तो उपनिवेशवाद का प्रारंभ, अगर हम कहें कि वैश्वीकरण के फलस्वरूप उपनिवेशवाद का प्रारंभ हुआ तो गलत नहीं होगा। वैश्वीकरण के फलस्वरूप जब यूरोप के लोग जो कि अपेक्षाकृत विकसित थे वो संसार के दूसरे देशों में पहुंचे, अफ्रीकी देशों में, एशियाई देशों में या उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, कैरेबियन द्वीप समूह, तो वहाँ जा कर के उन्होंने व्यापार किया, वहाँ के खनिज पदार्थों का, वहाँ के कच्चे माल का उपयोग किया और साथ ही साथ उन देशों पर अपना साम्राज्य भी स्थापित किया। तो साम्राज्यवाद या उपनिवेशवाद, इसका दौर प्रारंभ हुआ। 15वीं शताब्दी के बाद साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का विकास तेजी से हुआ और 17वीं शताब्दी तक तो यूरोप के विभिन्न देशों ने एशियाई और अफ्रीकी देशों पर अपना अधिकार स्थापित करना प्रारंभ कर दिया।
अफ्रीका के बहुत से देश यूरोपीय देशों के गुलाम बन गए। भारत सहित अनेक एशियाई देश भी यूरोपीय देशों के गुलाम बन गए, अपना देश अंग्रेजों के अधीन हो गए। तो इसी प्रकार बहुत से देशों पर इन यूरोपियाई शक्तियों ने अपना राज स्थापित कर लिया। अफ्रीका के तो देशों को यूरोपियंस ने यूरोप में बैठ करके ही अफ्रीका को आपस में विभाजित कर लिया। अगर आप अफ्रीका का मानचित्र देखो तो मानचित्र आपके सामने जरा देखिए, अफ्रीका महाद्वीप के देशों की अगर बनावट को देखिए, उनकी सीमाओं को देखिए, तो कुछ देशों की सीमाएं एकदम सीधी हैं। ध्यान से देखिए, तो इन देशों की सीमाएं इतनी सीधी कैसे हैं? हुआ क्या कि अफ्रीका महाद्वीप बड़ा भौगोलिक विषमता वाला महाद्वीप था। उत्तर का अधिकांश भाग मरुस्थलीय है, बीच का जो विषुवत रेखा वाला क्षेत्र है, ये कांगो, नाइजर, चाद, सूडान वाला, ये नीचे का जो भाग है, यहाँ पर से विषुवत रेखा गुजरती है। बहुत ज़्यादा वर्षा और सघन वनों वाला क्षेत्र है, तो यहाँ प्रवेश नहीं कर सकते थे। तो यूरोप के लोग केवल अफ्रीका के तटवर्ती क्षेत्रों में ही उन्होंने अपने ठिकाने बनाए थे। अफ्रीका के भीतरी भागों में प्रवेश करना बड़ा दुष्कर कार्य था। तो एक तो वहाँ की जलवायु विषम और दूसरे वहाँ ऐसे आदिवासी रहते थे। तो इन लोगों ने अफ्रीका को 1885 में यूरोप में बर्लिन, जर्मनी का नगर है बर्लिन में एक सम्मेलन करके 1885 ईस्वी में यूरोपीय देशों ने आपस में बांट दिया। बड़ी हास्यास्पद बात है कि अफ्रीका महाद्वीप का बंटवारा यूरोप में बैठे बैठे स्केल के द्वारा बांट करके अलग अलग देशों को दे दिया गया। इन शक्तियों ने आपस में अफ्रीका का विभाजन वहीं से कर लिया, इसलिए इन देशों की सीमाएं अधिकांश आपको सीधी दिखाई पड़ती हैं। तो ऐसी कहानी एशियाई और अमेरिकी देशों के बारे में भी है। इन देशों ने इस तरह जो शक्तिशाली थे, उन्होंने उन क्षेत्रों पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया और बाद में वहाँ से खनिज और कच्चा माल इसका दोहन करना चालू कर दिया। जो खनिज को ढो ढो करके यूरोप ले गए, कच्चा माल ले गए। यही नहीं, वहाँ के मनुष्यों को दास बना करके, दास प्रथा की शुरुआत हुई। मनुष्यों को दास बना बना करके अफ्रीका और एशिया से लाखों की संख्या में दास बना करके यूरोप ले जाए जाते थे जहाज़ों में भर करके, और उन दासों को वहाँ बिक्री किया जाता था और ऐसे दासों के मालिक उन दासों को खरीद करके उनको कैरेबियन द्वीप समूह और उत्तरी अमेरिका तथा दक्षिणी अमेरिका में ले जाते थे, जहाँ उनसे जो बहुत श्रम साध्य कार्य था, जिसमें परिश्रम वाला काम था, खानों में से खनिज को निकालना, जंगल झाड़ियों को काटना, कृषि के लिए उनको योग्य बनाना, ये सारा काम इन दासों से कराया जाता था। तो बड़ी पैमाने पर दासों को पकड़ पकड़ करके ले जाया गया। जो कैरेबियन द्वीप समूह है, ट्रिनिडाड है, गुयाना है, सूरीनाम है, इस प्रकार के जो सेंट डोमिंगो है, इन सब देशों में लाखों की संख्या में दास अफ्रीका और एशिया से ले जाए गए। तो कैरेबियन द्वीप समूह में जो दास ले जाए गए, कैरेबियन द्वीप समूह जिसको हम वेस्ट इंडीज आज कहते हैं, उस द्वीप समूह में एशियाई दास भी ले जाए गए और अफ्रीकी। उसमें से विभिन्न जाति, विभिन्न धर्म के लोग थे, अलग अलग भाषा वाले लोग थे। इन दासों को वहाँ पर पकड़ पकड़ के ले जाया गया और इनसे काम कराया जाता था। विभिन्न देशों के, विभिन्न भाषा के, विभिन्न संस्कृतियों के लोग वहाँ इकट्ठे हुए। इनमें एक मिश्रित संस्कृति का विकास हुआ, जिसको कहते हैं चटनी संस्कृति या चटनी म्यूजिक। इनकी जो संस्कृति थी, चटनी संस्कृति या मिश्रित संस्कृति, और इनके द्वारा जो संगीत विकसित किया गया उसको चटनी म्यूजिक कहा जाता है।
चटनी म्यूजिक। यह चटनी में बहुत से इंग्रेडिएंट होते हैं, उनको मिला करके हम तैयार करते हैं। ऐसे ही इन लोगों की जो संस्कृति थी, अलग अलग प्रवेश से आए थे, सबकी संस्कृतियाँ अलग थी, सबकी भाषा अलग, सबका धर्म अलग। तो ये लोग जब दिन भर काम करते थे, शाम को जब बैठते थे तो अपने अपने स्वर में, अपने पास जो उपलब्ध संसाधन थे, उन वाद्य यंत्रों को बजा करके अपनी भाषा में गीत गाते थे। तो इनकी जो मिश्रित भाषा के जो गीत थे उनको चटनी म्यूजिक कहा गया। और इन लोगों ने अपनी जो परंपराएं थी उसको नहीं छोड़ी, अपने धार्मिक रीति रिवाज त्यौहार वो वहाँ भी मनाते रहे। जैसे बहुत से भारत से लोग गए, अरब की तरफ से लोग गए, तो जो मुसलमान गए वो अपने इस्लामिक पर्वों को मनाते थे, हिंदू अपने इस्लामिक पर्वों को मनाते थे, अफ्रीकी लोग अपने पर्वों को मनाते थे। तो ये लोग एक दूसरे के पर्वों में आना जाना भी इनका बना रहा। तो सामाजिक संबंध भी धीरे धीरे इनमें विकसित हो गए, यद्यपि अलग अलग पर्व के यहाँ इनका आना जाना, और इस प्रकार एक मिला जुला समाज का निर्माण हुआ। इस्लाम के लोग मुहर्रम, ये अरब में इस्लाम के लोगों द्वारा मनाया जाने वाला एक पर्व है, जिसमें हसन और हुसैन की शहादत के रूप में इसको मनाते हैं। मुहर्रम का पर्व मनाते थे, इसको वहाँ हौसे का पर्व कहा गया। तो जो मुस्लिम श्रमिक थे वो लोग हौसे का पर्व मनाते थे, जिसमें हिंदू और दूसरे देशों के लोग जो वहाँ पर दास के रूप में ले जाए गए थे, अनुबंधित श्रमिक के रूप में ले जाए गए थे, इनको इंडेंचर्ड लेबर या गिरमिटिया मजदूर भी कहते थे। वो सब लोग एक दूसरे के उसमें इकट्ठा होते थे। और इसी तरह जो ये चटनी म्यूजिक था उसको सब लोग मिल करके गाते थे। तो शाम को जब इनका अपना समय होता था तो इस प्रकार अपने जीवन में आनंद की सृष्टि करते थे। एक गायक हुआ बॉब मार्ले। ये बड़ा प्रसिद्ध पॉप गायक हुआ, पॉप गायक। तो ये पॉप गायक था। पॉप जो म्यूजिक है वो इसी चटनी म्यूजिक का ही रूप है। तो बॉब मार्ले जमैका का रहने वाला था, दक्षिण अमेरिका में है जमैका का रहने वाला था। इसने इस चटनी म्यूजिक को ऊंचाइयों पर पहुंचाया और एक नई संगीत, नई संस्कृति इसने पैदा कर दी। तो इस प्रकार इस वैश्वीकरण ने एक नई साझा संस्कृति का विकास किया। लोगों के बीच जो विभिन्न देशों से आए हुए थे, जो अनुबंधित श्रमिक के रूप में, उनको एक दूसरे के साथ सुख दुख को शेयर करना ये वो सिखा दिया। ये लोग एक दूसरे के पर्व में शामिल होते थे, उनके सुख दुख में शामिल होते थे। तो एक साझा संस्कृति का विकास हुआ। ओके, अब हम बात करेंगे कि वैश्वीकरण के फलस्वरूप कौन सी ऐसी बीमारियां फैली। वैश्वीकरण के फलस्वरूप अनेक ऐसी बीमारियां भी एक देश से दूसरे देश तक पहुंची। व्यापारियों के साथ जहाज़ों में बैठ करके बहुत से ऐसे चूहे जिनके ऊपर प्लेग के विषाणु थे वो दूसरे देशों तक पहुंचे। चेचक के कीटाणु यूरोप से अमेरिका और यूरोप से एशियाई देशों तक पहुंचे, जिन्होंने बहुत से लोगों को अपना शिकार बनाया। तो प्लेग और चेचक ये ऐसी दो बीमारियां थी जिससे कि बहुत से लोग इसके संपर्क में आने से अपने जान से हाथ धो बैठे। तो वैश्वीकरण के फलस्वरूप ऐसी बीमारियां भी फैली जो मनुष्यों में होती थी। मनुष्यों के साथ साथ पशुओं में फैलने वाली भी एक बीमारी थी, उसको कहते हैं रेंडरपेस्ट। रेंडरपेस्ट, अभी आप पशुओं में फैलने वाली बीमारी का नाम सुना होगा, स्वाइन फ्लू। स्वाइन फ्लू का नाम सुना है? ओके, तो इस प्रकार की बीमारी जो सूअर में होती है, जिसके सूअरों में विषाणु के द्वारा फैलने वाली बीमारी है। ओके, तो इसी प्रकार की एक बीमारी पशुओं में फैली, मवेशियों में फैली, वो रेंडरपेस्ट थी। रेंडरपेस्ट, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि रेंडरपेस्ट क्या है और इसका अफ्रीका के जो पशुधन था उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ा।
देखिए, रिंडरपेस्ट पशुओं में फैलने वाली बीमारी थी जो 1880 के दशक में ये बीमारी फैली। अफ्रीका महाद्वीप का मानचित्र देखिए, पूर्वी किनारे पर देखिए आप, इरिट्रिया दिखाई दे रहा है। इरिट्रिया 1880 के दशक में इरिट्रिया पर कब्जा करने के लिए इटली की फौजें लड़ रही थी। इटली की सेना इरिट्रिया पर कब्जा करना चाहती थी। इटली के सैनिक वहाँ पर युद्ध में शामिल थे। तो इटली के सैनिकों के लिए खाने के लिए एशियाई देशों से कुछ पशु मंगाए गए। जो मिलिट्री के सोल्जर्स थे उनको मांसाहार देना था, तो पशु मंगाए गए। उन दिनों आज की तरह के एयर कंडीशन शिप नहीं थी, तो जहाज़ों में पशुओं को भर करके लाया जाता था और फिर उनको स्लाटर हाउस में ले जा करके काट करके फिर उनका मांस पहुंचता था। तो उन पशुओं में कुछ पशु ऐसे थे जो बीमार पशु थे, अफ्रीका के, और उन बीमार पशुओं के द्वारा फैलने वाली जो बीमारी थी वो बीमारी थी रिंडरपेस्ट। रिंडरपेस्ट एक ऐसी बीमारी है जो पशुओं के मुंह को और उनके जो पैर हैं उसको पका देती है। इस बीमारी का जो प्रचार प्रसार था वो बहुत तेजी से हुआ क्योंकि ये विषाणुजन्य बीमारी थी और ये अफ्रीका महाद्वीप के पूर्वी किनारे से लेकर के पश्चिमी किनारे तक 1895 तक इसने अटलांटिक महासागर के किनारे तक अपना पैर फैला लिया। पूर्व से पश्चिम तक ये बीमारी फैल गई। यही नहीं, 1897 2 सालों के अंदर ये बीमारी दक्षिण अफ्रीका तक फैल गई। पूरे अफ्रीका महाद्वीप को इसने 10 वर्षों के अंदर घेर लिया। और ये बीमारी ऐसी बीमारी थी जिसमें अफ्रीका महाद्वीप के लगभग 90%, बहुत बड़ा लॉस था, लगभग 90% पशु मर गए। ये एक बहुत बड़ा झटका था क्योंकि अफ्रीका के बहुत से लोग ऐसे थे जो पशुपालन पर निर्भर थे। खास करके जो मसाई समाज था, उनके अधिकांश पशु इस बीमारी की चपेट में आ गए और बहुत से पशु मारे गए। लोग अपना व्यवसाय से हाथ धो बैठे। खानों में काम करना या खेती में काम करने के अलावा उनके पास अब दूसरा कोई विकल्प नहीं रह गया। जो बचे खुचे पशु थे उसके ऊपर खान मालिकों ने अधिकार कर लिया, जिससे इन पशुपालकों को खानों में काम करने के लिए बाध्य किया जा सके। तो इस बीमारी ने, जो रिंडरपेस्ट की बीमारी थी, इसने अफ्रीका की जो अर्थव्यवस्था थी उसको बुरी तरह से प्रभावित किया। ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है, तो इसको आप डिटेल में लिखेंगे इस तरह से। इस ऐसी बीमारी थी और कैसे कैसे ये 1880 के दशक से लेकर 1897 तक इसने पूरे अफ्रीका पर अपना प्रभाव डाला। ओके, अब हम बात करेंगे कि इन बीमारियों के साथ साथ ऐसे कौन से खाद्यान्न पदार्थ के साथ साथ कौन सी ऐसी विशेष डिशेस थी जो वैश्वीकरण के कारण पहुंची। आज हम आप जो आधुनिक समाज है नूडल्स का प्रयोग करते हैं। खाने में हम नूडल्स, पास्ता, स्पैघेटी, ये नूडल्स का एक रूप है, ये सब खाते हैं। ये सब कहाँ से पहुंचा, खाने में इसका चलन कैसे आया, कभी आपने विचार किया? ये जो नूडल्स हैं ये चीन से अरब और अरब से यूरोप तक पहुंचा। इसी तरह पास्ता अरब से यूरोप के देशों तक में इसको लोग खाते हैं। तो नूडल्स हुआ, पास्ता हुआ, स्पैघेटी हुआ, ये सब एक देश से दूसरे देश तक वैश्वीकरण के कारण पहुंचा। चीन से लेकर के यूरोप तक ये खाने पीने की चीज़ें पहुंची। वैश्वीकरण का प्रभाव न केवल खाद्यान्न बल्कि व्यापार, डिशेज, बीमारियां, इन सभी क्षेत्रों पर विस्तार से पड़ा। ओके, कौन सी 3 आर्थिक गतियां हुई इसको ध्यान रखना। एक तो
व्यापार का विकास हुआ, श्रम का विकास हुआ और पूंजी का। ये 3 आर्थिक प्रवाह देखने को मिले। वैश्वीकरण के फलस्वरूप अर्थव्यवस्था का भी विकास हुआ। व्यापार में किन चीज़ों का विकास हुआ? ऐसी चीज़ें जो दूसरे देशों में नहीं होती थी, खाद्यान्न, कपड़े, जैसे चीन से, भारत से सूती वस्त्र, रेशमी वस्त्र, मसाले, गंधक, इस प्रकार की चीज़ें यूरोप के देशों तक जाती थी। दूसरे देशों से, वहाँ से सोना और चांदी भारत और एशियाई देशों तक आता था। वैश्वीकरण के फलस्वरूप जब यूरोप के लोग दुनिया के दूसरे देशों में पहुँचे तो वहाँ उन्होंने विभिन्न खनिजों की खोज की। सोने और चांदी की खानें खोदी गई। दक्षिणी अमेरिका में एल डोराडो, जिसको कि सोने का देश कहा जाता है, वहाँ पर सोने की खानों की खोज हुई। उत्तरी अमेरिका में सोने की खानों की खोज हुई और इस तरह से यूरोप के लोग भाग भाग करके उत्तरी अमेरिका के विभिन्न क्षेत्रों में जा करके बसने लगे। इस जो माइग्रेशन बड़े पैमाने पर हुआ, इसको गोल्ड रश का नाम ही दिया गया। 1850 के दशक के बाद यूरोप के लोग जो तेजी से भाग भाग करके जाकर के अमेरिका में बसना चालू हो गए, उसको गोल्ड रश नाम दिया गया, क्योंकि उत्तरी अमेरिका के क्षेत्रों में सोने की खोज हो गई। तो हर यूरोपीय चाहता था कि वो जाकर के सोने की खानों का मालिक बन जाए। तो इस प्रकार से खनिजों की खोज हुई और दुनिया के विभिन्न देशों में जाकर के यूरोपीय लोग बसना चालू हो गए। धर्म का विकास, जो ईसाई पादरियात थे, इन्होंने अपने धर्म के विकास के लिए दूसरे देशों में जाकर के लोगों को सुविधाएं दे करके, विद्यालय खोल करके, अस्पताल खोल करके, अनाथालय खोल करके उनको धीरे धीरे ईसाई धर्म में प्रशिक्षित करने लगे। तो इस प्रकार धार्मिक विकास, सामाजिक विकास और औपनिवेशिक विकास, ये सब वैश्वीकरण की देन थी। मित्रों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अपने मित्रों को भी शेयर करेंगे, प्रतिक्रिया भी देंगे और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी करते रहें। थैंक्स।